और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी डिकोड करके घोल कर पिला दी जाती है। 60% एंजियोस्पर्म्स में जब एंथर मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है तो वो फटता है और पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। इसे हम शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं। बहुत सारे एथलीट्स और हॉर्सेस पोलन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पोलन टैबलेट्स। अब किसी सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है वो अल्टीमेटली बचेगी या नहीं बचेगी, इसके बेसिस पर सीड दो तरह की हो सकती है। फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम जनरली फ्रूट कहते हैं। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और ओवरी की वॉल बनाती है फ्रूट वॉल, दैट इज पेरिकार्प। हेलो बच्चों पारी, दिस इज अर्चना राठी और मैं आज फिर आपका स्वागत करती हूं भारत के एकमात्र और बेहतरीन रिवीजन पॉडकास्ट पर। और यहां पर आपको एनसीईआरटी डिकोड करके घोल कर पिला दी जाती है। तो आज कौन सा चैप्टर हम कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स को। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जब फ्लोरल प्राइमोर्डियम में कन्वर्ट होता है तो बनाता है फ्लावर। फ्लावर के अंदर सेपल और पेटल्स फॉर्म करते हैं नॉन असेंशियल वर्ल्ड्स और स्टेमन और कार्पल फॉर्म करते हैं असेंशियल वर्ल्ड्स। स्टेमन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके कलेक्शन को हम कहते हैं एंड्रोशियम। अब स्टेमन के होते हैं दो पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट होता है लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक जो अपने प्रॉक्सिमल एंड से मोस्टली जुड़ा रहता है थैलेमस और रिसेप्टिकल के साथ। वो कभी कभी पेटल के साथ भी जुड़ा हो सकता है और कभी कभी वो टेपल के साथ भी जुड़ा हो सकता है, बट नेवर विद सेपल। एंड द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट इज एसोसिएटेड विद एंथर। एंथर द मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट। एंथर होता है डाइथीकस बाइलोब्ड, उसके पास दो लोब होती हैं और हर एक लोब में दो थीका होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। टेट्रागोनल होता है, 4 साइड्स होती हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेंथ वाइज रन करके इन थीका को सेपरेट करता है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम को हम कहते हैं पोलन सैक। एक एंथर के पास होती है एंथर वॉल्स और माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर वॉल में सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस, जो सिंगल लेयर्ड होती है, डिप्लॉयड होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर आती है एंडोथीशियम, सिंगल लेयर्ड होती है, डिप्लॉयड होती है और उसका काम है डिहाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर को रप्चर कराना। फिर आती है मिडिल लेयर्स, 3 to 4 लेयर्ड होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बनने के कुछ समय बाद ही डीजेनरेट हो जाती हैं। फिर आती है टेपिटम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एंथर वॉल एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। ये होती है बाइन्यूक्लिएटेड, इसके हर एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। ये लेयर होती है पॉलीपेलॉइड, इसका काम होता है पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देना। साथ में एंटोमोफिलस फ्लावर्स में, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पोलन ग्रेन के चारों तरफ पोलन किट को बनाना, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स को बनाना, हार्मोन्स को बनाना और एंजाइम्स को बनाना। फिर आता है सेंटर पे हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर। उसके अंदर भरा रहता है एक स्पेशल स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि डिप्लॉयड होता है और हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल बिहेव्स एज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर बनते हैं माइक्रोस्पोर्स और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो वो आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोस और इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इन्हीं माइक्रोस्पोर्स से फिर बनते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन द मेल गेमिटोफाइट। जब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनने के सफर पर चल पड़ता है तो उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। सबसे पहले तो चारों माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर माइक्रोस्पोर के अंदर वैक्यूलेशन होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है, न्यूक्लियस को साइड में कर दिया जाता है। फिर उसके बाद एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिमेट्रिक माइटोसिस के लिए और अल्टीमेटली एक 2 सेल स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन द मेल गेमिटोफाइट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पोलन ग्रेन, जनरली ये स्फेरिकल होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। सबसे बाहर वाली लेयर एक्साइन होती है जो थिक होती है और डिसकंटिन्यूअस होती है। जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है उसको हम जर्मपोर कहते हैं, जहां से पोलन ट्यूब बाहर आती है। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। इसे कोई भी टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, एंजाइम खराब नहीं कर सकता और इसीलिए स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन्स के जो फॉसिल्स होते हैं वो सालों साल वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं।
और इसी एंजाइम की वजह से पोलन ग्रेन्स को इंटरेस्टिंग एरेज और पैटर्न्स और डिजाइन मिलता है। फिर आती है इंटाइन। इंटाइन एक थिन और कंटिन्यूअस लेयर है जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसके पास दो सेल हैं। बड़े सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, जो आगे जाके पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। ये लार्ज सेल है, इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है और इसका न्यूक्लियस इररेगुलरली शेप्ड होता है। छोटे सेल को हम जेनरेटिव सेल और जर्म सेल कहते हैं। ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहता है। इसके पास साइटोप्लाज्म कम होता है और डेंस होता है और ये स्पिंडल शेप का होता है। आगे जाके एक और माइटोसिस करके ये मेल गैमीट्स को जन्म देता है। 60% एंजियोस्पर्म्स में जब एंथर मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है तो वो फटता है और पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। इसे हम शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं। 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज में जब पोलन ग्रेन होता है तो शेडिंग होती है, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म्स में शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में होती है, यानी कि एंथर के अंदर ही जो जर्म सेल है वो डिवाइड करके मेल गैमीट जब बना लेता है उसके बाद पोलन ग्रेन बाहर आता है। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म्स में जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है और पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देता है, उसके बाद जर्म सेल डिवाइड करके मेल गैमीट्स को जन्म देता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, एमेरेंथस, चिनोपोडियम, पार्थेनियम, जिनके पोलन ग्रेन्स पोलन एलर्जी कॉज करते हैं। एंथर के फटने पर जब पोलन ग्रेन बाहर आते हैं तो कितने टाइम के लिए वो केपेबल होते हैं पोलन ट्यूब बनाने के, इसको हम पोलन वायबिलिटी कहते हैं। सोलनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये सेवरल मंथ्स की होती है, लेकिन सीरियल्स में जैसे मेज, राइस, व्हीट ये केवल आधे घंटे की होती है। पोलन ग्रेन्स को हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन और ऐसा पोलन बैंक्स में किया जाता है। बहुत सारे एथलीट्स और हॉर्सेस पोलन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पोलन टैबलेट्स। अब बात करते हैं कार्पल और पिस्टल की, जिसके कलेक्शन को हम कहते हैं गाइनोशियम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल होता है तो मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम, 2 तो बाइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी। अब अगर गाइनोशियम के अंदर 2 से ज्यादा कार्पल हैं तो यहाँ पर 2 सिचुएशन डिफाइन की जाती हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। अगर सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज हैं तो वो सिनकार्पस कंडीशन होती है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में देखने को मिलता है, हिबिस्कस में, पापावर में, चाइना रोज, मेनी ऑफ द प्लांट्स। लेकिन अगर ये सारे फ्री होते हैं एक दूसरे से तो उसे हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं, जैसे कि मिशेलिया, जैसे कि लोटस, जैसे कि रोज। एक कार्पल के पास होता है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करते हैं, स्टाइल एक लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब होती है और ओवरी बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है। ओवरी के अंदर खाली स्पेस को हम लॉक्यूल और ओवेरियन कैविटी कहते हैं। ओवरी की अंदर वाली वॉल से एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू बाहर आता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं और इसी प्लेसेंटा के ऊपर अरेंज्ड होते हैं ओव्यूल्स। एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, जैसे कि सीरियल्स में, सनफ्लावर में, मैंगो में, कोकोनट में। लेकिन ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कुकुम्बर में, पपाया में और वाटरमेलन में। अब ओव्यूल को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं मेगास्पोरेंजियम और मोस्ट कॉमन ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स इज एनाट्रोपस ओव्यूल। फ्यूनिकल एक ऐसा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल की बॉडी को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी अटैच्ड होती हैं उसको हम हाइलम कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल इज माइक्रोपाइल एंड द बेस ऑफ ओव्यूल इज चलाजा। The 2 protective coverings of ovule are the integuments. Generally the ovule is bitegmic और उसके अंदर भरा रहता है एक डिप्लॉइड पैरेन्काइमेटस टिश्यू दैट इज न्यूसेलस। इसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं मेगास्पोर्स, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ऐसा करने के लिए न्यूसेलस का कोई एक सिंगल सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। ये मेगास्पोर मदर सेल एक डिप्लॉइड सेल है जो कि माइक्रोपाइल की तरफ बनता है। लार्ज सेल होता है, लार्ज न्यूक्लियस है और इसके पास लार्ज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 3 खराब हो जाते हैं, केवल एक बचता है जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं और वो बचता है चलाजा की तरफ। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर से जो चलाजा की तरफ प्रेजेंट है अल्टीमेटली बनेगा
फीमेल गेमेटोफाइट द एम्ब्रियो सैक। इस फंक्शनल मेगास्पोर में सबसे पहला फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, यानी कि केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो अराइज होती है टू न्यूक्लिएटेड कंडीशन और दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। फिर सेकंड फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है तो 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है। फिर थर्ड फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है तो 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है। अब ये 8 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई चलाजा की तरफ होते हैं, 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं और 2 न्यूक्लियाई सेंटर पर होते हैं। इन 8 न्यूक्लियाई में से 6 न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल डेवलपमेंट होता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं 6 सेल्स में। बचा हुआ जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह बनता है हमारा एम्ब्रियो सैक द फीमेल गेमेटोफाइट, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है और मोनोस्पोरिक होता है, यानी कि उसको बनाने में केवल एक ही मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है। अब एम्ब्रियो सैक की प्रॉपर्टीज को अगर हम डिफाइन करें तो चलाजा की तरफ 3 एंटीपोडल्स होते हैं जो बाद में जाके डीजेनरेट हो जाते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम माइक्रोपाइल की तरफ बात करें तो 3 सेल्ड एग अपैरेटस प्रेजेंट होता है, जिसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 1 एग सेल होता है। सिनर्जिड्स को हम हेल्पर सेल्स भी कहते हैं। उनके पास एक स्पेशल फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है टू एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक। सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले ही डीजनरेट हो जाता है और दूसरा सिनर्जिड बाद में डीजनरेट होता है। एग सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट देता है। सबसे बड़ा सेल जो है वो सेंट्रल सेल है, जो कि बाइन्यूक्लिएटेड होता है क्योंकि उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब चलते हैं पॉलिनेशन पर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। ये 3 तरह का होता है, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जेनोगेमी। ऑटोगेमी दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक ही पेड़ के एक ही फूल के बीच में पॉलिनेशन हो रहा हो तो ऑटोगेमी। जब एक ही पेड़ के सेम प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो जिटोनोगेमी। और अगर डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो जेनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर जिसे हम एलोगेमी भी कहते हैं। जिटोनोगेमी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि जिटोनोगेमी इकोलॉजिकली और फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्योंकि वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि सेम प्लांट इज रिक्वायर्ड। अब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि ऑटोगेमी को प्रमोट करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस या फिर कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर ऑटोगेमी, जिसमें पहला आता है फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना, दूसरा आता है होमोगेमी यानी कि स्टेमन और कार्पल का एक साथ मच्योर होना, तीसरा आता है क्लीस्टोगेमी यानी कि ऐसा फूल जो कभी ओपन नहीं होता, कभी खिलता नहीं है, उसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और फोर्थ आता है बड पॉलिनेशन। कई बार फूल खिलने से पहले ही बड सिचुएशन में ही पॉलिनेशन हो जाता है, जैसे पी में और राइस में। अब क्लीस्टोगेमी के अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदा यह है कि बिना पॉलिनेटिंग एजेंट की मदद से ही सीड सेट अश्योर्ड रहता है, बीज बनेगा ही बनेगा। लेकिन उसका नुकसान ये है कि हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण उसमें डिजायरेबल ट्रेट्स कई बार एक्सप्रेस नहीं हो पाते और इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। ऐसी सारी डिवाइसेस जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं उन्हें हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं या फिर कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें पहला आता है फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना, दूसरा आता है डाइकोगेमी यानी कि स्टेमन और कार्पल का डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होना, फिर आता है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जब अपना ही स्टिग्मा अपने ही पोलन ग्रेन को पहचानने से मना कर देता है, फिर आता है चैस्मोगेमी, ऐसे फूल जो खिलते हैं उनमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बने रहते हैं, फिर आता है हर्कोगेमी, कई बार स्टेमन और कार्पल के बीच में एक फिजिकल बैरियर बन जाता है जिसे हम हर्कोगेमी कहते हैं, और फिर आता है हेट्रोस्टाइली, जब स्टेमन और कार्पल के बीच में लेंथ में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो उसे हम हेट्रोस्टाइली कहते हैं। कॉमेलाइना, वायोला एंड ऑक्सैलिस ये ऐसे प्लांट हैं जिनके पास क्लीस्टोगैमस फ्लावर भी होता है और चैस्मोगैमस फ्लावर भी होता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मोनोशियस होते हैं और उनके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड, पोटैटो, मोस्ट ऑफ देम। यहाँ पर तीनों चांसेस पॉसिबल हैं, यहाँ ऑटोगेमी भी हो सकती है, जिटोनोगेमी भी हो सकती है, जेनोगेमी भी हो सकती है। कुछ प्लांट्स मोनोशियस होते हैं, उनके पास दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, जैसे मेज, कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स लाइक कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। इनमें जिटोनोगेमी
और क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होता है, नॉट ऑटोगेमी। अब डायोशियस प्लांट्स होते हैं, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। मेल प्लांट पर केवल मेल फ्लावर, फीमेल प्लांट पर केवल फीमेल फ्लावर्स, जैसे पपाया, जैसे खजूर, डेट पाम, फिनिक्स, जैसे वैलिसनेरिया। इनमें केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज जेनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। बायोटिक एजेंट्स में मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स होते हैं, और इंसेक्ट्स में भी सबसे कॉमन होती हैं बीज। वैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एंट्स हो सकते हैं, वैस्प्स हो सकते हैं, ग्रास हॉपर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे बायोटिक एजेंट्स हैं, जैसे लेमुर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्नेल्स हैं, बैट्स हैं, एलिफेंट्स हैं। और एबायोटिक एजेंट में आते हैं विंड और वाटर। तो पहले बात करते हैं एनिमोफिली की, विंड पॉलिनेशन की। ऐसे में फ्लावर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, नेक्टरलेस होता है, फ्लावर स्मॉल साइज का होता है एंड ऑफन पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, मोस्टली ग्रुप में पैक्ड होता है। इसकी ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल पाया जाता है। स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होते हैं, स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होता है और फेदरी होता है। विंड पॉलिनेशन मोस्टली आपको सीरियल्स में देखने को मिलता है, व्हीट, मेज एंड राइस। मेज में कॉर्न कॉब के पास जो हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें टैसल्स कहते हैं, एंड दे आर फॉर ट्रैपिंग द पोलन ग्रेन्स। वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली is very rare in angiosperms. It is restricted only to 30 genera और उसमें भी mostly monocots होते हैं। काफ़ी सारे हाइड्रोफाइट्स जो पानी में रहते हैं उनमें भी मोस्टली इंसेक्ट पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन होता है, जैसे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। लेकिन कुछ हाइड्रोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोफिली होती है, जैसे जूस्टेरा, वैलिसनेरिया एंड हाइड्रोला। जूस्टेरा, जिसे हम सी ग्रास भी कहते हैं, वो एक मरीन सी ग्रास है। उसके अंदर हाइपोहाइड्रोफिली होती है। वाटर सरफेस के नीचे ही जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, रिबन लाइक होते हैं और पैसिवली फ्लोट कर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन ऑफ नीट 2024। वैलिसनेरिया में एपीहाइड्रोफिली होती है। पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और वहीं जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेशन होता है। अब चलते हैं एंटोमोफिली पर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, उनमें ऑर्डर होता है, नेक्टर होता है, वो लार्ज होते हैं, मोस्टली लार्ज साइज्ड, लेकिन इफ दे आर स्मॉल साइज्ड दे आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। उनके पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं, उनके चारों तरफ एक स्टिकी कवरिंग पोलन किट प्रेजेंट होती है और उनका स्टिग्मा भी स्टिकी होता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स अपने इंसेक्ट को फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं, जैसे उन्हें नेक्टर ऑफर करते हैं, पोलन ग्रेन्स ऑफर करते हैं और सेफ प्लेस ऑफर करते हैं टू ले देयर एग्स। जैसे अमॉर्फोफेलस प्लांट में जो उसका इंसेक्ट है वो अपने उसके फूल में अंडे देने आता है। ऐसे ही फिग और वैस्प का जो इंटरेक्शन है, ऐसे ही यूका प्लांट और प्रोनूबा मॉथ का जो इंटरेक्शन है, ये को एवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल बनता है और ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल बनता है। अब चलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पर। तो हमारा जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर चुका है। स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री होने तक जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं उन सब को मिलाकर हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कंपैटिबिलिटी रिएक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन। जैसे स्टिग्मा पोलन ग्रेन के ऊपर गिरता है, उनके कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स अगर मैच करते हैं तो पोलन ट्यूब बनाने की अनुमति दे दी जाती है। जैसे ही पोलन ट्यूब बनना शुरू होती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ट्यूब सेल पोलन ट्यूब बनवाता है और उसी दौरान जो हमारा जर्म सेल है उसमें सेकेंड माइटोसिस होकर मेल गैमीट्स बना देता है। ये पोलन ट्यूब मूव करता है टुवर्ड्स द ओव्यूल और फिर ओव्यूल में एंट्री लेने के बाद इट टेक्स एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक। और ऐसा गाइड कौन करता है उसको, सिनर्जिड्स। एक सिनर्जिड पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले ही खराब हो जाता है, यानी कि पोलन ट्यूब जो है वो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में एंट्री लेती है और उसके बाद दूसरा सिनर्जिड भी डीजेनरेट हो जाता है और मेल गैमीट्स को रिलीज कर दिया जाता है इनटू द एम्ब्रियो सैक। दीज ऑल इवेंट्स आर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आप आर्टिफिशियली भी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको एक स्लाइड लेनी होती है, उसमें 10 to 15% शुगर सोल्यूशन लेना होता है, बोरॉन लेना होता है और कुछ प्लांट्स जैसे क्रोटोलेरिया, कनाडा बाल्सम, चिकपी, इनके पोलन ग्रेन्स को आप डस्ट करके पोलन ट्यूब बनते हुए देख सकते हैं। फिर आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपको एक प्लांट को मेल प्लांट असाइन करना होगा और दूसरे प्लांट को फीमेल प्लांट। अगर फीमेल प्लांट के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आपको उसमें करना पड़ेगा सबसे पहले इमैस्कुलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर।
फिर उसके बाद उस फ्लावर को आपको बैग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डी बैगिंग करके आपको अपनी मर्जी के पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करने होंगे और फिर से री बैगिंग करनी होगी और क्रॉस पॉलिनेशन होने का टाइम देना होगा। सो दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर जिसको आपने फीमेल प्लांट लिया है उसके पास फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा ये थे सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब पोलन ट्यूब अपने दोनों मेल गैमीट्स एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज कर चुकी है। एंटीपोडल्स तीनों इस समय खराब हो चुके हैं और दोनों सिनर्जिड्स भी खराब हो चुके हैं। दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना चुके हैं जो कि डिप्लॉयड है और एग सेल है। तो अभी फिलहाल एम्ब्रियो सैक के अंदर केवल 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, सेंट्रल सेल जिसके अंदर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है और दूसरा एग सेल जिसके अंदर हैप्लॉयड न्यूक्लियस है। और अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 मेल गैमीट प्रेजेंट हैं। उनमें से एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा जो कि ट्रिप्लॉइड होगा और इस फिनोमिनन को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। दूसरा मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा और इसे हम सिनगैमी कहते हैं और इस फिनोमिनन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर। फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, सीड बनता है और फ्रूट बनता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है उसमें डिविजन्स होते हैं और बनती है एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में जो डिविजन्स होते हैं वो जाइगोट से पहले होते हैं, प्रिसीड करते हैं ताकि थोड़ी बहुत एंडोस्पर्म बन जाए जो जाइगोट डेवलपमेंट में हेल्प करे। अब ये डिविजन्स 2 तरह से हो सकते हैं। अगर ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, शुरुआत में केवल न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहा है और फिर बाद में अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस होगा, तो इसे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं जो कि सबसे कॉमन होती है एंजियोस्पर्म्स में। दूसरी होती है सेल्यूलर एंडोस्पर्म जहां पे कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस चलता रहता है, जो बहुत कम कॉमन है, वो दतूरा और पिटूनिया में देखने को मिलती है। लेकिन कोकोनट में एक साथ दोनों तरह की एंडोस्पर्म होती है। लिक्विड एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और सॉलिड एंडोस्पर्म सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। फिर बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। जाइगोट जो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोपाइल की तरफ, वहां पर एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। तो जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होना शुरू हो जाते हैं। पहले 2 सेल्ड स्टेज आती है, फिर 4 सेल्ड स्टेज आती है, फिर 8 सेल्ड स्टेज आती है। यहां तक शुरुआती स्टेजेस को हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं और फिर ग्लोब्युलर स्टेज आती है। फिर धीरे धीरे कॉटिलिडन्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है और अल्टीमेटली कॉटिलिडन बन के तैयार हो जाते हैं। प्लिम्यूल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल सब डेवलप हो जाते हैं और अल्टीमेटली हम इसे कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। तो टोटल 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्युलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड देन द मैच्योर एम्ब्रियो। एक डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो उसके पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और बीच में होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। The part of embryonal axis which is present above the level of cotyledon, cotyledon के लेवल से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं और एपिकोटाइल के टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट होता है प्लिम्यूल, या जिसे आप शूट टिप या स्टेम टिप भी कह सकते हो, जो आगे जाके शूट बनाता है। कॉटिलिडन्स के एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन के लेवल के नीचे होता है, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज हाइपोकोटाइल और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करता है इनटू रेडिकल और रूट टिप जो आगे जाके रूट फॉर्म करता है। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन लगभग एक जैसा होता है, सेम होता है, पर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मोनोकॉट्स में एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है जिसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। दूसरा कॉटिलिडन इतना रिड्यूस होता है कि हम उसे काउंट भी नहीं करते एंड दैट रिड्यूस्ड सेकंड कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज एपिब्लास्ट। प्लिम्यूल के चारों तरफ एक लीफ लाइक प्रोटेक्टिव अपेंडेज होता है जिसे हम कॉलियोप्टाइल कहते हैं और रेडिकल के चारों तरफ कॉलियोराइजा होता है। ये सब चीजें डाइकॉट एम्ब्रियो में नहीं होती हैं। अब बात करते हैं सीड की। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कहते हैं।
ओव्यूल सीड बनाता है और इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म करते हैं सीड कोट। एक फ्रूट के अंदर नंबर ऑफ सीड्स या तो ओव्यूल्स के बराबर होते हैं या फिर उससे कम होते हैं, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते। एक सीड के पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? उसके पास एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है, सीड कोट होते हैं जो कि जनरली दो होते हैं, आउटर सीड कोट टेस्टा एंड द इनर सीड कोट टेगमेन। उसके पास हाइलम होता है, स्कार एंड द माइक्रोपाइल दैट इज द ओपनिंग। अब किसी सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है वो अल्टीमेटली बचेगी या नहीं बचेगी, इसके बेसिस पर सीड दो तरह की हो सकती है, एल्ब्यूमिनस सीड और द एंडोस्पर्मिक सीड। इस बीज में एंडोस्पर्म पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होती है बाय द एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म बीज के अंदर रह जाती है। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स हैव एंडोस्पर्मिक सीड, लेकिन कुछ डाइकॉट्स में भी एंडोस्पर्मिक सीड होती है, जैसे कि कैस्टर, सनफ्लावर एंड सम मेंबर्स ऑफ सोलोनेसी फैमिली। अगर सीड के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान सारी एंडोस्पर्म इस्तेमाल हो जाती है और बीज में अल्टीमेटली नहीं बचती है, तो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। अधिकतर डाइकॉट्स में नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होती है, लेकिन ऑर्किड जो कि एक मोनोकॉट है उसमें भी नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होती है। जब ओव्यूल बीज में कन्वर्ट होता है तो सारा न्यूसेलस इस्तेमाल हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब न्यूसेलस बीज के अंदर रह जाता है तो इस परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं और ऐसी सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं, जो कि हमें ब्लैक पेपर में देखने को मिलती है और बीट में देखने को मिलती है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सीड। सीड तीन प्रॉपर्टीज दिखाती है, डिहाइड्रेशन, डॉर्मेंसी, जर्मिनेशन। जब सीड पूरी मच्योर हो जाती है तो वो डिहाइड्रेट होती है और उसमें केवल 10 to 15% पानी रह जाता है बाय मास। जब उसको कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो वो अपनी इनएक्टिव स्टेट डॉर्मेंसी में रहती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो जर्मिनेट हो जाती है। एक किसान के लिए एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सीड की दो प्रॉपर्टीज, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी, आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी मदद से किसान उसको स्टोर कर पाता है। सीड बनने का एंजियोस्पर्म्स को क्या फायदा होता है? सीड के अंदर लार्ज रिजर्व फूड मटेरियल होता है, सीड कोट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, सीड में अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं फॉर डिस्पर्जल और सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने के कारण वेरिएशन को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं सीड वायबिलिटी की। द टाइम पीरियड अप टू विच द सीड इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट इज सीड वायबिलिटी। ऑक्सैलिस में वो कुछ महीनों की होती है। ल्यूपिनस दैट इज ल्यूपाइन, जिसको आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकवेशन के बाद निकाला गया, उसमें 10,000 ईयर्स होती है सीड वायबिलिटी। डेट पाम, फिनिक्स, खजूर, जिसको डेड सी के पास किंग हेरोड के पैलेस से एक्सकवेट किया गया, 2000 ईयर्स होती है सीड वायबिलिटी। बहुत सारे प्लांट्स में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स लाइक ऑर्किड्स, ओरोबैंके, स्ट्राइगा, विस्कम, ये पैरासिटिक प्लांट्स हैं, इनमें भी थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स आर प्रेजेंट। अब चलते हैं फ्रूट पर। फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम जनरली फ्रूट कहते हैं। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और ओवरी की वॉल बनाती है फ्रूट वॉल दैट इज पेरिकार्प। फ्रूट भी तीन तरह के हुए, ट्रू, फॉल्स एंड पार्थिनोकार्पिक। अगर फ्रूट को बनाने में केवल ओवरी पार्टिसिपेट करती है तो वो ट्रू फ्रूट है एंड मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स। लेकिन ओवरी के साथ साथ अगर दूसरे फ्लोरल पार्ट्स जैसे थैलेमस, सेपल, पेटल ये भी इन्वॉल्व हो जाए फ्रूट बनाने में तो हम उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मलबेरी। फॉल्स अब आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी फ्रूट में बदल गई है, जैसे बनाना एंड सम वेराइटीज ऑफ ग्रेप्स। अब ट्रू फ्रूट भी दो तरह का हो सकता है, ड्राई एंड फ्लैशी। ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड, पर फ्लैशी फ्रूट में पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, जैसे कि ड्रूप, मैंगो एंड कोकोनट। अब चलते हैं एपोमिक्सिस पर। एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता क्यों है? कुछ फैमिलीज जैसे एस्टरेसी, सनफ्लावर फैमिली एंड ग्रामिनी और पोएसी फैमिली, सीरियल फैमिली, उनमें कुछ एपोमिक्टिक जीन्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एपोमिक्सिस के लिए। यहाँ होता क्या है? यहाँ पर न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना लेता है और फिर हम ऐसे ओव्यूल को सीड कहने लगते हैं।
अब ये भी दो तरह का हो सकता है, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस एंड गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में न्यूसेलस और इंटेगुमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के सीधा ही एम्ब्रियो बना लेते हैं और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल बनता है, लेकिन इस मेगास्पोर मदर सेल में कोई मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, तो एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होता है और एग सेल भी डिप्लॉयड होता है, और ऐसा डिप्लॉयड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बना लेता है। जी हाँ। अब चलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी पर। जनरली एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो होता है, पर कभी कभी एक से ज्यादा एम्ब्रियो सीड के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मैंगो में और सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी को डिस्कवर किया। और उसका कारण क्या हो सकता है? मेन एम्ब्रियो जो होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो तो फर्टिलाइजेशन से ही बनता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं वो एपोमिक्सिस से बनते हैं। अगर एपोमिक्टिक जीन्स डिस्कवर हो गई तो सबसे ज्यादा फायदा किसान का होगा। क्यों? क्योंकि उसे हर साल नए हाइब्रिड बीज खरीदने नहीं पड़ेंगे। अगर एपोमिक्सिस से सीड बनेगा तो वो बिल्कुल पेरेंट जैसा होगा, जिसमें कोई सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स नहीं होगा। जनरली जो सीड बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, जहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं और सीड बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा नहीं होता है। लेकिन एपोमिक्सिस से अगर सीड बनेगा तो वहां पर बिल्कुल पेरेंटल टाइप सीड बनेगा और किसान को हर साल नया बीज खरीदना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर खत्म होता है ये चैप्टर। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा चैप्टर। एनसीईआरटी का हर एक लाइन, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इज कवर्ड, बिल्कुल घोल कर पिला दी गई है आपको एनसीईआरटी। कमेंट कर कर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, बाय बाय।